नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, धार से बड़ी खबर आ रही है, जहां नदी में बह जाने से एक किसान की मौत हो गई। कारम नदी में बह जाने से किसान की मौत होने की बात सामने आई है। दरअसल नदी के किनारे ये हाथ पांव धोने के लिए गया हुआ था और पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हो गया। करीब 1 किलोमीटर दूर किसान का शव मिला है। धार थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर धार से, जहां एक किसान नदी में बह गया। हाथ पांव धोने के लिए नदी के किनारे पर वो गया था और पैर फिसल जाने की वजह से नदी में गिर गया और तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले गया और इस दुर्घटना में किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये हादसा बेहद दुखद और अन्य लोगों की आंखें अब भी यदि खुल जाएं तो भी गनीमत है। बहते पानी के, तेज़ पानी के रपटों को पार न करें। इस वक्त जो नदियां अपने उफान पर हैं, सबाब पर हैं, वो आपके लिए घातक हो सकता है, तो उचित दूरी बनाकर रखें। और इस सावन के महीने में जब लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, नदियों में पानी पूरी तरह से लबालब चल रहा है और तेज़ बहाव होने के बाद भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। नवीन मेहर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, कब की ये घटना है और क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के साथ ही जो है धार में भी लगातार बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। धार सहित जो है ग्रामीण अंचलों में लगातार बारिश हो रही है और धार में कई पहाड़ी क्षेत्र भी है, यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। और इसी के चलते जो है धार के धामनूर इलाके में कारम नदी है, वो जो पहाड़ी नदी है और इस नदी में एक किसान के बहने से मौत भी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि किसान खेत पे काम करने के बाद में हाथ पैर धोने के लिए नदी के किनारे तक पहुंचा था और जहां पर उसका पैर फिसला और इसके बाद ही वह गहरे पानी में चला गया। जिसके बाद में किसान जो है डूब गया और गहरे पानी में बहता हुआ करीब 1 किलोमीटर दूर तक चला गया। जब ग्रामीणों ने इसको देखा तो वहां जाकर इसको 1 किलोमीटर दूर जाकर निकाला गया और इसके बाद में तुरंत इसको धामनोद के शासकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरी घटना के बाद में जो है पूरे गांव में मातम भी पसरा हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि पूरे धार जिले में जो है बारिश का दौर जो है लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है यहाँ पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं यदि हम बात करें कि नर्मदा किनारे के इलाकों की, तो वहां पर भी नर्मदा का जलस्तर जो है वो बढ़ा है और प्रशासन ने जो है लोगों से अपील की है कि नर्मदा के किनारे जो भी लोग हैं, जो भी गांव हैं, उन लोगों से अपील की है कि इससे जो है सतर्क रहे, पानी के किनारे के पास ना जाए और इससे बचकर रहे। जी, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। देश में बन रही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम अब उसकी ताकत जानकर दुश्मन सहम जाते हैं। जमीन, हवा और पानी पनडुब्बियां कहीं से भी इसे फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल की मांग विश्व के कई देशों में हो रही है। और इतना ही नहीं, रशिया के सहयोग से अब इस मिसाइल का अगला वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो रही है, जिससे चाइना और पाकिस्तान में बने टारगेट पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिए जाएंगे। भारत की ऐसी महाबली मिसाइल जिसके आगे पाकिस्तान और चीन की हालत पस्त हो जाती है। इस महाघातक मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसका नाम सुनकर दुश्मन थर थर कांपता है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत है इसे जमीन, हवा, जंगी जहाज और पनडुब्बी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखती है। पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत से खरीदना चाहते हैं, तो वहीं चीन के दुश्मन फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है।
मतलब ये कि मेड इन इंडिया का जलवा अब पूरी दुनिया मान रही है। अमेरिका से लेकर एशिया और अफ्रीका तक पूरी दुनिया भारत के हथियारों की दीवानी है। हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट की रेंज 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक है। वहीं भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है और इसकी स्पीड 9800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यही वजह है कि भारत के इस ब्रह्मोस मिसाइल का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का एक ऑडियो टेप लीक होने के बाद पाकिस्तानी फौज अब दो फाड़ हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसक विद्रोह जारी है, जहां जनता सड़क पर सेना का विरोध कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये ऑर्डर दिए हैं, अवाम को गोलियों से भून देने का फरमान सुनाया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में जन विद्रोह को कुचलने की सारी हदें पार कर चुके हैं। फौज के सबसे बड़े अफसर से मिले ऑर्डर पर अमल करते हुए पाकिस्तानी फौज ने पश्तून बाहुल बन्नू को मरघट बना दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर लाशें बिछाई जा रही हैं। खून खराबा इस कदर जारी है कि पाकिस्तानी फौज के सैनिकों और जनरलों की रूह कांप गई है। बागी आवाम को पाकिस्तान में चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो भी सीधे सेना प्रमुख के ऑर्डर पर। यकीन नहीं तो सुनिए वो ऑडियो टेप जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख शूट एट साइट का ऑर्डर दे रहे हैं। सर, बन्नू के हालात तो बहुत खराब हैं। अवाम निकल आई है और सड़कों पे मौजूद है, तो इसके हवाले से आप क्या हुक्म करते हैं हमें कि हम इस मौके पे किस तरह इनको डील करें, इनको किस तरह कंट्रोल करें हम, तो इसके हवाले से आप हमें आर्डर करें कि हम क्या कर सकते हैं। इन पश्तूनों को, ये जो मुजाहरे के लिए निकले हैं, इनको मार दो, इनको खत्म करो, सीधी गोलियां चलाओ, इनकी बदमाशी को खत्म करो। पाकिस्तान के बन्नू में हालात बहुत खराब है। धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, सेना के खिलाफ लोग सड़क पर मार्च निकाल रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर विरोध में उठ रही हर आवाज को बंदूक की गोली से बंद करने की कोशिश में लगे हैं। बन्नू में पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम का प्रोग्राम सीक्रेट ढंग से चला भी, लेकिन बेगुनाहों की मौत के बढ़ते आंकड़ों ने पाकिस्तानी सेना के कुछ जनरलों का कलेजा कंपा दिया, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर के ऑडियो टेप को पाकिस्तानी फौज के जनरल ने लीक कर दिया। इस टेप के लीक होने से यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तानी फौज दो फाड़ हो चुकी है, जिसमें एक तरफ जनरल आसिम के भरोसेमंद जनरलों की गैंग है, तो दूसरी तरफ खून खराबे से डरे उन जनरलों का गुट जो बन्नू नरसंहार से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। असल में 15 जुलाई की सुबह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू छावनी पर हमला हुआ। पाकिस्तान में विद्रोही लड़ाकों ने विस्फोटक से लदे वाहन को छावनी परिसर की बाहरी दीवार में घुसा दिया। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में कई स्थानीय लोगों की मौत हुई। पाकिस्तानी फौज की करतूत के खिलाफ 16 जुलाई को बन्नू में अमन मार्च निकाला गया। अमन मार्च के दौरान भी पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर 20 पश्तूनों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी फौज के नरसंहार ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भड़का दिया। जगह जगह सेना के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। हालात खराब होने के बाद जनरल आसिम मुनीर से एक जनरल ने फोन पर आदेश मांगे। ये बातचीत उसी वक्त की गई। सुनिए कि कैसे पाकिस्तानी फौज का जनरल गिड़गिड़ा रहा था और आसिम मुनीर उसे खूंखार हमला करने का ऑर्डर दे रहे थे। सर, बन्नू के हालात तो बहुत खराब हैं। अवाम निकल आई है और सड़कों पे मौजूद है, तो इसके हवाले से आप क्या हुक्म करते हैं हमें कि हम इस मौके पे किस तरह इनको डील करें, इनको किस तरह कंट्रोल करें हम, तो इसके हवाले से आप हमें आर्डर करें कि हम क्या कर सकते हैं। इन पश्तूनों को, ये जो मुजाहरे के लिए निकले हैं, इनको मार दो,
को खत्म करो, सीधी गोलियां चलाओ, इनकी बदमाशी को खत्म करो। पाकिस्तानी सेना में फूट पड़ चुकी है। जनरल आसिम मुनीर के खूंखार कारनामों की तोहमत से बचने के लिए जुगाड़ निकाले जा रहे हैं। हालांकि खूनी साजिश के आरोप लगने के बाद जनरल आसिम मुनीर ने भी प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए पूरी फौज उतार दी है। जिस ऑडियो टेप से जनरल आसिम मुनीर की कलई खुली, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार साबित करने की भरपूर कोशिश पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तानी फौज इस वक्त चौतरफा संकट में घिरी है। अफगानिस्तान सरहद पर भीषण आतंकी हमलों ने फौज का मनोबल तोड़ रखा है। पश्तून आंदोलनकारियों ने जनरल आसिम मुनीर का तख्त हिला रखा है, जिसके पीछे जेल में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के सबसे कट्टर समर्थक अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है। अली अमीन ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अली अमीन सेना के ऑपरेशन के खिलाफ अमन मार्च निकाल चुके हैं। सेना के जनरलों और अली अमीन में जुबानी वार पलटवार ने पूरे सूबे में खलबली मचा रखी है। हमने तजर्बे में देखा, इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैफियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर में कट्टर दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं। जनरल आसिम मुनीर की ताजपोशी के बाद ही इमरान को जेल में ठूंस दिया गया। इमरान खान ने तब से सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनकी इस कोशिश में अली अमीन गंडापुर पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन इस सारे खेल में पश्तून पिस रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की पश्तूनों से चिढ़ की एक वजह यह भी है कि इमरान खान का नाता पश्तूनों से है। इमरान खान की मां शौकत खानम पश्तून जनजाति से थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अच्छी खासी पश्तून आबादी है। इन्हीं पश्तूनों के विद्रोही गुट तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इलाके में वर्चस्व है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को आए दिन बारूदी हमले से दहलाते हैं। और कोचिंग सेंटर हादसे पर भड़के छात्रों ने दिल्ली में जगह जगह जोरदार प्रदर्शन किया। उग्र छात्रों ने दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय की तस्वीर पर कालिख पोत दी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भयानक हादसे के वक्त मौत के तहखाने की रूह कपा देने वाली तस्वीर इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए कि उसकी जांच हो रही है। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए। गटर के पानी में दम घोटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं, जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था।
घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदयेश चौहान नाम के चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदयेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में पता चला कि तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन की उम्र 28 साल थी। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई। जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई, उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम न होने की बात कबूल की है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। एक कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद पड़ताल में पता चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे के आरोप छात्र खुलेआम लगा रहे हैं। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह जाम भी लगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बेसमेंट हादसे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और एमसीडी मेयर पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने हादसे को हत्या करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि पिछले महीने हुई एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते पूरी दिल्ली में जलभराव हो रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे पर गरमाई राजनीति के बीच परिजनों के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। हादसे में जान गंवाने वाली तान्या सोनी के रिश्तेदार की ये दर्द भरी मांग की सुनवाई कौन करेगा? दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की अवैध फैक्ट्रियों की भरमार है, जहां नियम कायदे की परवाह किए बगैर छात्रों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देखना यह है कि कोचिंग सेंटरों के कितने तहखाने पर ताला लगता है।
और मध्य प्रदेश में मौसम का मूड अब भयंकर है। दरअसल आसमान से आफत बरस रही है। इस मूसलाधार बारिश में पानी पानी हो गई है जिंदगानी। रपटे में जिंदगी की जंग और मोबाइल में कैद हुई ये तस्वीर। कई जगह डैम के गेट खोले गए और जलभराव से जिंदगी भी हो गई जाम। देखिए मध्य प्रदेश में बारिश का ब्रेक फेल। कुदरत का अजब खेल, बारिश का ब्रेक फेल। मौसम बेईमान, आफत मूसलाधार। रपटे से जरा बचकर, बरसात में जरा संभलकर। कहीं जल भराव में जिंदगी जान, कहीं नदी नालों में आया उफान। आसमान से बरस रही इस आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यह तस्वीर डरा रही है। रपटे में जान जोखिम में डालते हुआ बाइक सवार हिमाकत दिखाता है। इस रपटे को पार करने की आहिस्ता आहिस्ता बाइक आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो तस्वीर कैद होने वाली है जिसे देख लोग चीखने लगते हैं। बाइक सवार ये लड़का बाइक समेत बहने लगता है। छिंदवाड़ा के धवनिया पंचायत मार्ग के घटमाली नदी के रपटा पुल को पार करते वक्त कैद हुआ ये खौफनाक मंजर। वो तो गनीमत थी कि पानी में बहे बाइक सवार को बचा लिया गया। इधर बैतूल और सीहोर से ये खूबसूरत नजारा आंखों को कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी देखिए कि ये कुदरत का एक अलर्ट है। बैतूल की ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 2 गेट खोले गए। निर्माणाधीन घोघरी डैम के भी सभी गेट खोले गए। खेड़ी सावलीगढ़ के पास ताप्ती घाट पर जलस्तर बढ़ा है। सतपुड़ा डैम के भी 7 गेट खोले गए। सारनी और घोड़ा डोंगरी से संपर्क कट चुका है और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। यह हाल सीहोर का भी है। लगातार बारिश से कोलार डैम का जलस्तर बढ़ने से डैम के 2 गेट खोले गए। डैम का पानी कोलार नहर में जा रहा है। पानी छोड़े जाने से सहायक नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने कोलार डैम इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। उधर सीहोर की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इछावर के ग्रामीण इलाकों में कई गांवों का सड़क से संपर्क कट चुका है। रामनगर और काला पीपल समेत कई गांव टापू बन चुके हैं। रामनगर गांव की अजनाल नदी उफान पर है। राहत बचाव के लिए होमगार्ड की टीम की तैनाती हो चुकी है। वहीं जबलपुर में कैचमेंट एरिया में बारिश से जल स्तर में बढ़ोतरी से हालात ऐसे हो गए कि बरगी बांध के गेट कल खुल सकते हैं। बांध का जल स्तर 417.65 मीटर पहुंच चुका है। वहीं 418 मीटर पहुंचते ही बांध के गेट खोले जा सकते हैं। शाजापुर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से चिलर, लखुंदर, नेवज और काली सिंध समेत तमाम नदी नालों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। इधर उज्जैन में हो रही बारिश से जगह जगह जल भराव की तस्वीर सामने आई है। इंदिरा नगर ढांचा भवन में सरकारी हाई स्कूल का ये हाल भी देखिए। तो बारिश में जरा संभल कर, क्योंकि मौसम का मूड भयंकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी सैलाब का सितम जारी है। बारिश कहर बरसा रही है और उफनते नदी नालों में कैसे मुश्किल में फंस गई है जान। रेलवे यार्ड भी हुआ पानी पानी। लैंडस्लाइड से किन ट्रेन पर पड़ रहा है असर, कहां बाढ़ का खतरा डरा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।